अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुश आमदीद कहती हूं। मुझे तो कुछ यूं कहना का दिल चाह रहा है कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर अदम एतमाद की, क्योंकि इतने अरसे से हम मुसलसल सुन रहे हैं कि अदम एतमाद की तैयारी हो रही है, लाएंगे, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर कोई भी तारीख अनाउंस नहीं की जा सकी और ना ही तयन किया जा सका। लेकिन अब यूं लग रहा है कि मामलात बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल बहरहाल हो चुके हैं, क्योंकि अपोजिशन जहां ये कह रही है कि नंबर्स फाइनली पूरे हो गए हैं, वहीं पर कब इस तहरीक को पेश किया जाएगा उसके लिए भी फाइनल मुशावरत जारी है। और इस सिलसिले में एक अहम राब्ता हुआ है मौलाना फजल रहमान का मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसके बाद उन्होंने जरदारी साहब से भी गुफ्तगू की है और दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उस पर उन्हें एतमाद में लिया। करीन क़यास यही है कि आमतौर पर इस मरहले पर जाकर अब यही तय किया जा रहा है कि फ़ाइनली किस दिन को ये तहरीक पेश की जाए, और यही फ़ाइनल चीज़ें जो हैं उनको अब आखिरी तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। तो देखना ये कि जी आने वाले चंद दिनों में कब ये तहरीक अदम एतमाद फ़ाइनली पेश की जा सकती है। कुछ लोग मंगल का दिन भी कह रहे हैं, लेकिन अभी ये हतमी इत्तलात नहीं है। दूसरी जानिब अपोजिशन ये कह रही है कि जनाब नंबर्स पूरे हैं, पीटीआई के लोग जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, बिल्कुल हमें सपोर्ट करेंगे, जबकि दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद की सूरत में जो खुद हुकूमत है उनका ये कहना है कि जनाब अपोजिशन के लोग राब्ते में हैं, और परवेज़ खटक साहब दावा कर रहे हैं कि जितने अगर इन्होंने 7-8 तोड़े तो हमारे पास तो 10-15 हैं। तो बहरहाल जी दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। देखना ये कि कौन कहाँ पर खड़ा होता है आखिरी दिन, नंबर्स किसके पास कितने होते हैं। जहांगीर तरीन साहब की वापसी का भी सुन रहे हैं, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ जाऊँगी। अब आपको भी लग रहा है कि ये फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और इसमें अब हतमी तौर पर सामने आ जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद कब आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी समीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा, फाइनल राउंड का वक्त हुआ चाहता है। हाँ जी, अब मजीद इसको ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता। अच्छा। अगर खींचेंगे तो उससे नुकसान होगा, खुद अपोजिशन का अपना नुकसान होगा। इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो इक़्तिदार का खेल है वो पूरा तरह से आप ये समझ लें कि एक ग्रुप उसको बचाने के लिए और दूसरा ग्रुप उसको गिराने के लिए मसरूफ़ अमल, रस्साकशी जारी है। हाँ जी। अच्छा। दोनों तरफ से जोर आजमाई की जा रही है। जो जिस तरह से रस्साकशी का मुकाबला होता है ना कि कुछ खिलाड़ी इधर से जोर लगा रहे होते हैं, कुछ खिलाड़ी इधर से, तो ये वैसी गेम हो गई है इस वक्त कि दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है। लेकिन बात ये है कि जोरावर कौन है इस वक्त? नहीं देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है ना, माफ़ कीजिएगा, बड़ी माज़रत के साथ मैं बड़ा इस बात पे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि लेकिन अलमिया ये है पाकिस्तानी सियासत का कि इसमें मुनाफिकत बहुत अंदर तक सरायत कर चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में इतनी मुनाफिकत है कि आप हतमी तौर पे हम कह ही नहीं सकते कौन किसके ज़्यादा। जो मीटिंग में अंदर बैठे होते हैं उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। आप यकीन करें तो बाकी हम यहाँ से हम तो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन की इतलात की बुनियाद पे बात कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही है। इसलिए ये हतमी तौर पे कहना है, लेकिन ये जरूर है कि हुकूमत दबाव में है और उसके वाज़े सबूत, सबसे बड़ा सबूत ये देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मेरे हर दिल अजीज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इत्तेहादियों के पास खुद जा रहे हैं। हालांकि पहले आपको याद है वो कभी इतना तरद्दुद नहीं करते थे कि खुद इत्तेहादियों के पास जाते। ये शो करता है कि वाकई ही वो एमक्यूएम की भी सुना है कि दौरा कराची में उनके मरकज पर भी जा रहे हैं। हाँ जी, एमक्यूएम के हवाले से हमारे वाकफा ने मैं उस पर भी आती हूँ, उस पर भी जाएंगे, नहीं उस पर भी मैंने कहा जाएंगे, लेकिन इत्तेहादियों के पास जाना, खुद काफिले के पास भी जाना, आपके ख्याल से है निशानदेही है कि वो दबाव में है? क्या वाकई ऐसा है? हिलाली साहब मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन मैं पहले जरा हुकूमती सफ़ों में थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई कोई दबाव है, घबराहट है या नहीं। सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया आज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और उनसे ही हम जानेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। एक तरफ लॉन्ग मार्च जारी है, दूसरी तरफ अदम एतमाद की तैयारी। फैसल साहब फरमाइएगा, कोई घबराहट तो नहीं है आपकी सफ़ों में, कोई दबाव तो नहीं महसूस कर रहे? जी तो समीना पाशा बहुत बहुत शुक्रिया, और जफ़र हिलाली साहब को बहुत सलाम, और साथ ही में इमरान याकूब खान साहब आपको भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम सर। फैसल भाई पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन आपने इस दफा हमें बड़ी देर से टाइम दिया है। नहीं सर, हाजिर हूँ। मुझे आज ही पता चला है, मैंने कहा जरूर, काफी अरसा हो गया है,
लेकिन हाजिर हूँ सर, जब आप हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँ बिल्कुल। और आपका तो प्रोग्राम इतना खूबसूरत प्रोग्राम है और तीनों को इसका क्रेडिट जाता है बहुत शुक्रिया, और बहुत ही अच्छी डिस्कशन होती है, लोगों को कुछ सीखने को समझने को मिलता है, तो क्यों नहीं। तो फिर अच्छा, आज अब क्या, जो जी सवाल सवाल की ना, तरफ। जी समीना पाशा, आपने सवाल पूछा है कि घबराना। बिल्कुल ऑपोजिशन इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, भरपूर घबराई हुई है। और बिलावल जो है वो तो आप देखिए, कभी कहते हैं 5 दिन दे रहे हैं, अब कल कहेंगे प्लीज प्लीज इस्तीफा दे दें, और मिन्नतें तरलों पे उतर आए हैं ये। और खुद इन्होंने इस्तीफे देने थे, लेकिन अब इस्तीफे लेने की बात कर रहे हैं। तो इनको तो हम यही कहेंगे कि इनके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं है, और मुमकिन नहीं है और ना ही मुमकिन होगा। बाकी ये इनको मतलूबा नंबर हासिल ही नहीं होगा। ये आपस में इस वक़्त अक्कड़-बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे हैं, लेकिन अक्कड़-बक्कड़ बम्बे वो हो नहीं रहे इनके पूरे 100। तो वो जो मतलूबा नंबर है वो इनको बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। 100 नहीं, और ये 172 अब उन्हें तो फेस सेविंग के चाहिए। लिए लेकिन ये बताएं ना, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पहले कीमतें कम की हैं, अब इत्तेहादियों के घर भी चक्कर लगा रहे हैं, तो ऑपोजिशन तो इन चीज़ों को ऐसे ही ताबीर कर रही है कि जनाब परेशानी है तो ये सब हो रहा है, हमारे दबाव के नतीजे में हो रहा है। अच्छा, ये इसका एक ही जवाब है। इसका जवाब है कि आप ले आए ना अदम एतमाद की तहरीक। आप क्यों ट्रेलर चला रहे हैं, फ़िल्म क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे? आप लेकर आएँ और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है, ये पहली बार नहीं कर रहे, हैट्रिक कर चुके हैं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपना पहला खिताब कर रहे थे पार्लियामेंट से, उसी दिन इन्होंने शोर मचाना शुरू किया। पहले 5 मिनट में कहा, ये हुकूमत नाअहल है। अच्छा, उस वक़्त से शुरू हुए और अब तक। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ केसेस से निजात चाहिए, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ डील करना है, उसके लिए ये प्रेशर टैक्टर। अब ये फेस सेविंग चाहते हैं, अब ये फेस सेविंग चाहते हैं, क्योंकि इनकी मार्च भी फ्लॉप, इनके जलसे भी फ्लॉप, इनकी अदम एतमाद की तहरीक भी फ्लॉप है। अब वो फेस सेविंग के लिए रोज़ कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, लेकिन ठीक, कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए आप साथ ज़रूर रहें, मैं लेकर जरा के हिलाली आएँ। साहब का भी एक कमेंट ले लूं। हिलाली साहब, गुड टू सी सेनेटर साहब इतने कॉन्फिडेंट और बड़े, वो तो चिल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? परवेज खटक साहब ने तो ये भी क्लेम किया है कि ऑपोजिशन के लोग भी उनके पास आ गए हैं, तो वाकई इतना गुडी गुडी है सब गवर्नमेंट के लिए? मेरा ख्याल में ये, मैं बड़ा खुश हूं कि ये खुश हैं और न्यूज़ इससे भी बेहतर है। अच्छा, अब आपको मैं एक दो चीज़ें सुनाता हूं, आप सुने। नंबर 1, ये एमपीएस जो हैं सिंध के, उनको आपको पता नहीं पता था कि नहीं, उनकी हाजिरी लगती थी मार्च पे सुबह और शाम। अब वो एमपीएस को कहा गया है कि आप रिलीज होके आप वापस चले जाएं, सेनेट की वोटिंग, सेनेट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और आपका वोट की ज़रूरत है। तो ये हालत है कि बच्चों के तरह उनके अटेंडेंस रजिस्टर होता है। ये है आपका ये ऑपोजिशन का हालत। दूसरी बात है पैसे, क्या मैं आपको बताऊं, खूब खर्च हो रहे हैं। मैंने तो एक ट्वीट किया था कि 30,000 15 दिन के जर्नी के लिए सैंक्शन हुआ है फी आदमी, 30,000 रुपया। और खाना मुफ्त, खाना अलग, खाना आपको मिलेगा, माने कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फूड। तो अच्छी बात है, गरीबों को इस तरीके से इनके पैसे आते, गरीब को पैसे मिलते हैं। वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बदीन में फहमीदा मिर्जा ने, I mean, you know, फहमीदा मिर्जा इज अ गुड मिनिस्टर, बड़ी हार्ड वर्किंग लेडी। उन्होंने जो मुझे ट्वीट भेजा, पिक्चर्स जो भेजे हैं, 70 से 1 लाख लोग बदीन में, सिंध में। I mean, ये तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये हालत है गवर्नमेंट का उधर। और अभी तक तो पता नहीं चला है कि इमरान खान साहब खुद अपने पार्टी कॉफर से पैसे खर्चेंगे कि नहीं। ही इज नॉट नोन टू बी जेनरस विद मनी। मगर अब देखें कि, तो देखें ये क्या होता है, उनको करना पड़ेगा। देखिए, हम अफसोस से कहना पड़ता है, हालांकि अच्छा आदमी नदीम चांद, फैसल साहब, ये नदीम चांद कैसे वापस चले गया? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। ये मैं पूछने वाली थी सेनेटर साहब, ये चंद साहब को क्या हुआ, उन्होंने किस बात का बुरा मान लिया है?
जी, चंद साहब का कुछ अरसे से था। पहले आपको पता है कि इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था अपनी पोज़ीशन से और उसके बाद इनकी कोई नाराज़गी थी। मेरी अभी चंद साहब से बात नहीं हुई है, लेकिन चंद साहब जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि वापस पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं और कल वो इसका हतमी ऐलान करेंगे। लेकिन चंद साहब बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे अपनी राय दूँ तो बिल्कुल हलाली साहब से मैं एग्री करता हूँ कि चंद साहब जो हैं वो बड़े अवामी किस्म के एक अच्छे सियासतदान हैं। और बहरहाल ये उनका ज़ाती फ़ैसला है। हमने उन्हें खुशामदीद कहा था जब वो हमारी पार्टी में आए थे पीपल्स पार्टी छोड़ के। अब जाते वक़्त हम इतने खुश तो नहीं हैं कि वो जा रहे हैं। जी। ठीक, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने बड़ा ग्रेसफुली उनके जाने को भी एक्सेप्ट किया और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इमरान साहब के पास कोई खबर है, ज़रा उनसे जान लेते हैं, क्या नाराज़ी है नहीं उनकी? नहीं, असल और नहीं, असल चीज़ ये है कि जो चंद साहब हैं, नदीम अफजल चंद, उनका शुमार वाकई उन सियासतदानों में होता है जो पीपल्स पार्टी के रहने के बावजूद भी जिनका किरदार उस तरह से दागदार नहीं रहा। वो इसलिए अपनी बात भी खड़ी बात करने में और खुल के बात करने में मशहूर है। जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की तो उस वक्त उनको फैसल साहब जैसे कुछ दोस्तों ने तो बड़ा वेलकम किया, लेकिन उनको जब स्पेशल असिस्टेंट भी बनाया गया तो बकौल चंद साहब के खुद भी उनको उस तरह से चलने नहीं दिया गया। और वो 2-4 दफ़ा बल्कि इससे भी ज़्यादा वाक़यात ऐसे हुए कि जब काबीना के इजलास में उन्होंने किस बात चीज़ों पे एतराज़ किया या उनकी तरफ से अपोजिशन के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए तो उस पर भी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से नाराज़गी का इजहार किया गया। तो इस तरह की जो बातें थी उस पर वो खुश नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं थे पीटीआई नहीं के माहौल बिल्कुल। में। और वो समझते थे कि उनको बाज़ लोगों ने जानबूझ के, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको ज़ाती तौर पे पसंद करते थे चंद साहब को, लेकिन उनका ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें वहाँ पे चलने ज़्यादा नहीं स्पेस नहीं दिया, दी। ज़्यादा स्पेस नहीं दी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। ठीक है, लेकिन और भी बड़े वीक लिंक्स हैं सेनेटर साहब। मैं ज़रा बारी बारी आपसे पूछ लेती हूँ। जहांगीर तरीन की भी बात है और कुछ दबे दबे अल्फाज में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कुछ कहा है। मैं पहले आपको सुनवा देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है कि इमरान खान तो इतने ज़रूरी नहीं है, क्या है, अवाम ज़रूरी है। क्या उन्होंने क्या किस तरह से मैसेज दिया है, ज़रा सुन लेते हैं। आपने वादा किया था इमरान खान साहब ने, और उनको हिम्मत करनी चाहिए थी। उनको भी इख्तियार कर लेना चाहिए एमक्यूएम की तरह कि उनका हुकूमत में रहना इतना जरूरी नहीं है जितना पाकिस्तान की अवाम का जिंदा रहना जरूरी है। जी सेनेटर साहब, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? इस बात को जरा एक्सप्लेन तो कर दे। वो कह रहे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हुकूमत में रहें। देखिए ये बात सही है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम हुकूमत में रहें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक केस देता हूँ। अदम एतमाद की तहरीक अव्वल तो नाकाम हो रही है, वो जो हो चुकी है नाकाम, अब फेस सेविंग की तरफ जा रही है। लेकिन एक फर्ज कर ले एक सिचुएशन कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, तो क्या होगा? इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे ना, कोई मसला नहीं है। इमरान खान तो वो साबित कर चुके हैं ये चीज़ और दोबारा करेंगे कि वो हुकूमत से बाहर इनके लिए ज़्यादा खतरनाक है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए। जो पब्लिक मूवमेंट चलनी है, इनको समझ ये अच्छा इनके पास हल क्या है? मुझे बताएँ। पहले बताएँ इनके पास चार्जशीट क्या है हमारे खिलाफ? चार्जशीट होती है ना कि गवर्नमेंट पे क्यों एतमाद नहीं क्यों खत्म हो गया, उसकी चार्जशीट होती है कि गवर्नमेंट ने ये गलत किया, ये गलत किया, गलत किया, गलत किया। फिर दूसरा होता है कि अच्छा अब अगर आप हुकूमत नहीं है, इमरान खान नहीं है, फिर आगे क्या होगा? वो बताएँ हमें, आगे क्या होगा? क्या करेंगे ये? मतलब बेतुकी चीज़ें हैं ये। और ये जो पूरा निज़ाम है ना, मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, ये निज़ाम ही ठीक नहीं है। ये क्या हम शुरू से देख रहे हैं, ये निज़ाम हमारे जैसे मुल्क को सूट नहीं करता है। उधर से बात करो, उधर से बात करो, ये करो, वो करो। मुल्क किधर है? आप जो बात कर रहे हैं उसमें मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो एमक्यूएम है वो आपके साथ है या नहीं है। उनकी बात से वो कई दफ़ा अपने शिकवे भी कर चुके हैं, तो क्या अदम एतमाद के मौके पर वो आपको सपोर्ट करेंगे? आप समीना पाशा, मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको? जी अब आ रही है। अच्छा, समीना पाशा, इमरान खान साहब का जो इत्तेहादी है हमारे, वो हर जब भी इम्तिहान आया है ना, टेस्ट आया है, वो हमारे साथ ही खड़े। उन्होंने प्रैक्टिकल साबित किया है। बातें ज़रूर होती हैं, स्टेटमेंट ज़रूर आती हैं। एक वो हांडी वाली भी स्टेटमेंट आई है कि जी उबाली आएगी तो ये तो हांडी रसीम है, इससे पेट खराब हो जाएगा लोगों का, ये जो अपोजिशन है आ रही है, इससे अपोजिशन वालों का पेट खराब होगा। और ये हांडी
और ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब रियल टाइम आता है वहां पर हमारे इत्यादि हमारे साथ खड़े होते हैं, पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े होंगे और चले, दूर नहीं आपको है। तो ये लग रहा है कि लेकिन खड़े होंगे, लेकिन इमरान साहब के पास भी एक स्टोरी है इस बारे में, तो मैं थोड़ा उनसे भी कमेंट ले लूं। इमरान साहब, एमक्यूएम ने क्या डिसाइड किया, आपके वाकफा ने हाल क्या कहते हैं? देखिए, हमारे वाकफा ने हाल ने जो कहा है ना, वो फैसल साहब के भी इल्म में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी ये इतला दी गई है, कि एमक्यूएम ने शायद ये फैसला किया है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन के साथ जाएगी। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं, मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि ये पाकिस्तानी सियासत में ऐसे कई फैसले होते हैं। मैं आज इस वक्त जब हम 10:00 पर बैठे हैं, उस वक्त तक की ये बात कन्फर्म कर रहा हूँ कि एमक्यूएम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी ये इतला दी गई है कि एमक्यूएम ने कुछ ऐसा फैसला किया है, इसीलिए वज़ीर आज़म ने भी फैसला किया है कि उनके पास जाके मिलेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है, मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का शॉर्ट सुन के ये बड़ी हंसी आ रही थी कि वो फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब को भी चाहिए कि एमक्यूएम की तरह फैसला कर ले कि हुकूमत में नहीं रहना। मुझे वो बताएं, एमक्यूएम कौन सी हुकूमत थी जिसमें एमक्यूएम नहीं रही? पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नहीं रही, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं रही, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं रही। तो एमक्यूएम तो हमेशा हर हुकूमत में रही है, इसलिए वो मैं समझता हूँ ऐसे फैसले तो इमरान खान साहब से ना ही कराएं तो लेकिन ये आपने अच्छा किया कि अभी तक उनका ये फैसला है कि कहीं कोई फेक न्यूज़ का इल्जाम ना लग जाए, बाद में वो बदल जाए। दूसरी बात ये है कि मैं आपको जब इत्तेहादियों की बात हो रही है तो एक और बात सुन लें। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस दफ़ा मेन टारगेट जो किया है वो बाप को किया है। अच्छा, उन्होंने उस पर बड़ी वर्किंग की है। अच्छा, अब बाप जो है, उसकी जो पोजीशन है, अभी आप देखें कि वो खामोशी से काम करते हैं। आपने देखा है काफ लीग के हवाले से कितनी बातें हो रही हैं, एमक्यूएम के हवाले से कितनी बातें हो रही हैं, लेकिन बाप पे भी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन हमारे वाकफा ने हाल ये बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उस पर बड़ी वर्किंग की है। अब वो देखते हैं कि वो वर्किंग किस हद तक कामयाब होती है, लेकिन दोनों तरफ वो कहते हैं दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपने कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब, आप भी बताइए, और एमक्यूएम के बारे में आपकी क्या ख्याल है, साथ रहेंगे या हट जाएंगे? एमक्यूएम को खुद को पता नहीं है वो क्या करेंगे। तो ये कहना मुझे आप पूछ रहे हैं, उनको पूछे, उनको खुद पता नहीं है। अच्छा, मैं आपको आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ख़ासतौर फैसल साहब, ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग रूमर पता नहीं है कि नहीं, कि शफकत महमूद ने कहा है कि कोई लगता है ऐसा है कि कोई बैरूनी प्लॉट है इमरान खान के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और ये इसके बारे में शायद प्राइम मिनिस्टर कल पब्लिक मीटिंग शायद हो रहा है उनका, शायद उस पर कुछ बात करें, पता नहीं ये सच है कि नहीं। जी, मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं, ये जो मुशर्रफ को और बीबी को ये जो लाए गए और बाद में ये टपक आया नवाज शरीफ भी सऊदी अरेबिया से, मैं समझता हूं कि वो टीम जो है बाइडन की, डेमोक्रेटिक टीम जो है, वो अभी तक इट्स इन एग्जिस्टेंस, वो खुद वो हैं, और मेरे ख्याल में शायद बाइडन से भी राब्ता रखते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि अमेरिका, ख़ास तौर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इमरान से खुश नहीं है, पाकिस्तान से खुश नहीं है, इसलिए कि हम अपनी इंडिपेंडेंट स्टांस ले रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है इसके बारे में, और अगर ऐसा रूमर सही है तो ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में। आपका क्या ख्याल है, सही है कि नहीं? जी सेंटर साहब, देखिए, जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये तो डेस्परेट हैं कि किसी तरह भी इमरान खान से जान छूटे, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है इमरान खान। और जो पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, मैंने अब जब जिक्र किया कि क्या चार्जशीट है इनके पास हमारे खिलाफ, तो वो एक चार्जशीट है कि क्यों पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, आज क्यों एब्सोल्युटली नॉट हो रहा है, आज क्यों इमरान खान ने पाकिस्तान को उसके कदमों पे खड़े करने के लिए उस सफर पे रवां कर दिया है, आज क्यों इज्जत नफ्स जो है पाकिस्तान की इमरान खान साहब ने बहाल की है, आज क्यों वो कर रहे हैं इमरान खान साहब जो मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये प्रॉब्लम्स हैं अपोजिशन को। क्यों? क्योंकि इनकी असासे, इनकी जदादे बैरून मुल्क पड़ी हुई हैं।
अब इमरान खान को तो किसी का डर नहीं है ना, इमरान खान बैरून मुल्क तो कोई एसेट नहीं है। जिस जिस हुक्मरान के बाहर एसेट पड़े होते हैं वो सारा वक्त गुलामी की में टाइम गुजारता है, सारा वक्त उसको फिक्र होती है कि उसकी जदादें तो बाहर है सारी, तो वो गुलामी की जिंदगी भी गुजारता है और कौम को भी गुलाम कर देता है। ये थी हमारी खारजा पॉलिसी। Correct. आज जब एक आजाद खारजा पॉलिसी आई है तो जाहिर है मुश्किलात होती हैं उसमें, ये आसान बात और तो नहीं उसी होती का है। ये शाखसाना तो हो इसलिए- सकता है। अच्छा, लेकिन सेनेटर साहब अब हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है और आपको थैंक्स करने से पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगर परवेज इलाही को ऑपोजिशन वजारत आला ऑफर कर रही है तो ये काम पीटीआई भी तो कर सकती है, उनको इसी टर्म में बाकी का टर्म के लिए उन्हें बना दिया जाए तो ये हो सकता है। तो क्या ऐसी कोई ऑफर पे गौर हो रहा है, ऐसा आप लोग सोच सकते हैं या बिल्कुल ये खारिज इम्कान है? देखिए ये जो ऑफर होती है, ये जो डील होती है, ये जो चीजें होती हैं, ये अजीब किस्म का सिस्टम है, अजीब सिस्टम है ये। मतलब क्या आपको मैंने मिसाल दे के बताया है कि हमें किसी किस्म की कोई चीज, यानी कि वो कहते हैं ना बार्गेन करो, वो तो डेस्परेट जो है उसने बार्गेन कर रहे हैं। हम जो हैं हमारे इत्तेहादी एक मखलूत हुकूमत है और जब भी मौका आया उन्होंने हमारा साथ दिया। कंसर्न्स की रिजर्वेशंस दूर आती रहती है, दूर भी होती रहती हैं, वो चलता है मखलूत हुकूमत में। लेकिन ये जो पूरा एक सिस्टम जो है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं चलता है, हमारे जैसे मुल्क में नहीं चलता है ये सिस्टम, बिल्कुल भी नहीं चलता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, 2023 अक्टूबर में इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेकर के आएंगे, 2/3 मेजॉरिटी, या वो हाल और पब्लिक ने देना है 2/3, और हमारी डिलीवरी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर किसी और प्रोग्राम में बात करूंगा, लेकिन सरासर परफॉर्मेंस के ऊपर इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। लेकिन एक अलग डिस्कशन हलाली साहब के साथ और इमरान साहब के साथ, हुसैन आप के साथ जरूर रखें कि ये जो सिस्टम है ना, मैंने सेनेट में भी बात की थी, मैंने कहा था क्यों नहीं हम इस सिस्टम को एवेल्युएट करें, देखें कि सिस्टम ने क्या दिया पाकिस्तान को। तो मैं एज अ पाकिस्तानी और एक शहरी होने की हैसियत से अपनी जाती राय दे रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान के लिए पूरे निजाम को देखना होगा कि वो क्या निजाम है जिससे कौम का बिल्कुल ठीक है फैसल साहब, इस पे तय हो गया। बल्कि उस पे आपको स्काइप पे नहीं लेंगे, आपको सेट पे साथ बुलाएंगे ताकि खुल के डिस्कशन हो और सके बगैर किसी इंटरप्शन के और जी किसी सर। टेक्निकल मसले के। थैंक यू सो मच सेनेटर साहब, आज जी आपने सर। वक्त दिया हमें और ठीक है इंशाल्लाह सर। आपसे फिर राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब सेनेटर फैसल जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ मजीद भी गुफ्तगू करेंगे पॉलिटिकली भी, और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो दहशतगर्दी की लहर है उसके हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, उस पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। और बात हो रही है दम एतमाद की गेम में, किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं। थोड़े से नंबरों का फर्क है जो कि पूरा ही नहीं होने में आ रहा, और दोनों तरफ से इसी वजह से दावे भी बहुत किए जा रहे हैं और इल्जामात भी खूब लग रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि खरीदो फरोख्त हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि लालचें ऑफर्स दी जा रही हैं। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा है, इसी सिस्टम का कसूर है जैसे कि सेनेटर साहब भी कह रहे थे? और ऐसी ही कुछ मिलती जुलती बात सिराजुल हक साहब ने भी की, जमात इस्लामी के सरबराह, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। एक शतरंज का खेल जारी है, 2 मेंबरान उधर और 5 उधर, 176 एक तरफ, 162 दूसरे तरफ, 14 का फर्क है। उसको खरीदा जाए, उसको दबाया जाए, और फिर आज मुझे पूरे खेल का पता है। तो इमरान साहब, वाकई कोई सिस्टम का मसला है कि थोड़ी सी चीज़ों के लिए लोगों को अपने भाव बढ़ाने का मौका भी मिल जाता है, बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि इतनी गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो मुल्क के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। देखिए, असल चीज़ ये है कि मुल्क का फिक्र है नहीं ना इस वक्त। फिक्र तो है अपना, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। हुकूमत को ये फिक्र है कि हुकूमत बच जाए, अपोजिशन को ये फिक्र है कि हुकूमत चली जाए, हमारे पास आ जाए। तो मुल्क कहाँ गया? ये सिराजुल हक साहब जो फरमा रहे थे ना, किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक ठीक कह रहे थे। उन्हें पता भी है सारे खेल का, जैसे उन्होंने खुद कहा। लेकिन असल चीज़ ये है कि जमात इस्लामी ऑन ग्राउंड अब उसकी वो हैसियत नहीं रही। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि वो किसी इत्तेहाद में इस दफ़ा शामिल नहीं हुए, उन्होंने अपना एक अलग तशख़्ख़ुस बरकरार रखा है और इसका अल्टीमेटली उन्हें फ़ायदा होगा इस इलेक्शन में। आप देखेंगे आइंदा इलेक्शन में वो पिछले इंतखाबात की निस्बत ज़्यादा वोट लेके जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है
कि जिसमें इस तरह की पार्टी ज्यादा सीटें जीत नहीं सकती, ठीक है। और अगर आप ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगे तो फिर आप कोई चेंज ला नहीं सकते। खैर वैसे ही गवर्नमेंट में तो रहे हैं जब हाँ जी। मुशर्रफ का दौर था, लेकिन उस वक्त भी क्या नहीं, चेंज मुशर्रफ आया से वो पहले एक भी रहे हैं। अलग बहस हो जाती वो है। तो नवाज शरीफ के साथ भी हुकूमत में रहे चलिए। हैं। मैं इस मौजूदा टेन्योर की बात बिल्कुल सही, लेकिन जैसे हम डिफरेंट उसकी बात करें, लाल साहब मैं आपका भी इस पे कमेंट लूंगी कि जहांगीर तरीन साहब की वापसी की बात हो रही है, तो इमरान साहब जहांगीर तरीन साहब का जहाज अब वापस जो मुड़ा है, ये पीटीआई के लिए इस वक्त अच्छी खबर है या बुरी खबर है? देखें, पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो फैसला करना था वो कर चुकी हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनका जहाज वापस मुड़ता मुड़ता फिर रुक गया। अच्छा। हाँ जी, इतलात ये हैं कि उन्होंने अपनी वापसी फिर मौखर कर दी है। अच्छा। खबरें ये हैं कि शायद उनके डॉक्टरों ने उनसे ये कहा कि 2 हफ्ते मजीद आराम करें, ठीक है। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने जो भी करना है वो फोन पे भी हो जाएगा, उन्होंने खुद तो वोट डालना नहीं है। तो जो मामलात हैं अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक शायद उनकी वापसी मौखर हो गई। वहाँ पे उनका स्टे कैसा जा रहा है वो भी तो वहाँ खबर तो दें उनका हमें। बहुत अच्छा स्टे जा रहा है। अच्छा? वहाँ तो देखे ना सुना है राबी, लोगों ने बड़ा हाल वाल पूछा है उनका हाँ वहाँ जी, पे। नहीं वो तो मैंने कल भी बताया था कि उनको फूल भी भिजवाए हैं, उनकी देख जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं भी करवाई ठीक हैं। है। असल इशू ये देखें कि उनकी माशाल्लाह वहाँ पे सारे मामलात ठीक हैं, है। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो वहाँ रावी उनके लिए सब चैन जी लिख रहे हैं। इलाज साहब, जहांगीर खान तरीन साहब अगर वापस आते हैं तो आपके ख्याल से पीटीआई को छोड़ने या उससे अलग होने का फैसला कर सकते हैं? खुदा जाने उसका जवाब मैं दूंगा, मगर पहले मेरी पहली बात है ये सुने। देखिए, ये जो सिस्टम हर वक्त आप भी सिस्टम की बात कर रहे हैं और फैसल भी सिस्टम की बात कर रहा था, तो ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि हमारा ऐसा हालत हो गया है कि अब दोनों तरफ से लोग सिस्टम को गालियां दे रहे हैं। तो हाउ कैन इट कंटिन्यू लाइक दिस? ऐसा नहीं चल सकता। एक दूसरी बात, ये सरजील मेमन ये तो क्रचेस पे चलता था भाई, इसको वो क्या कहते हैं, क्रचेस, लकड़ियों पे लीन करके चलता था। अब आप देखें वो कैसा चढ़ा हुआ है उधर वो ट्रक पे। और खुर्शीद शाह कितने साल था 7 स्टार कंफर्ट में बैठा हुआ था, इसलिए कि उसके पीठ में चुक आ गई थी। जब इनको जेल टर्म मिलते हैं तो पीठ में चुक आ जाता है, तो फौरन ये चले जाते हैं हॉस्पिटल। वो भी भाग रहा है इधर उधर, डील्स कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्या बताता है इंसान को? ये किसी को भी जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, ये बताता है कि दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ द लॉ। ये कानून की तर्जे उड़ा रहे हैं, ये हमारे सिस्टम, इंसाफ के सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। और ये सिस्टम हमारे को गवर्नेंस सिस्टम है हमारा, जो खुला खरीद फरोख्त बोली, यार व्हाट इज दिस? मैं तो कहता हूं, मैं हैरान हूं कि कोई मुल्क कहेगा कि यार इन लोगों के साथ दोस्ती करो। किसके साथ वो पूछेंगे? ये चोर, वो चोर, ये भगोड़ा, वो बागी, किसके साथ दोस्ती करो? दे डोंट ओबे देयर ओन लॉज, अपने कानून की मजाक उड़ाते हैं। तो मैं ये समझता हूं ये बड़ा सीरियस मौका है। मैं समझता हूं कि इमरान खान अगर कल उठा के खड़े होके कह दे कि मैं पीछे, मेरे खिलाफ एक फॉरेन कंस्पिरेसी है, इसके माने कि हमारे लोग बाहर मुल्क के उनके साथ मिल के, उनके साथ बात करके, फॉरेनर्स के साथ ये गवर्नमेंट के मेजॉरिटी को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ खुदा के लिए यार ये तबाही है। ख़त्म करो इसको, फॉर गॉड से ख़त्म करो। क्या इसलिए अभी तो फिर या तो अमेरिकनों को वो वाली थ्योरी होती है जैसे पहले हुआ करती थी, जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है? देखिए, ये एक इल्जामात ही होते हैं, आज तक इस तरह की बात साबित तो नहीं हुई। सबसे आसान काम ये होता है कि किसी पे आप इल्ज़ाम लगा दें कि ये यहूदी साजिश है, ये अमेरिका इसके पीछे है। होता होगा, अमेरिका ज़रूर असरअंदाज होता होगा, लेकिन इल्ज़ाम जब तक साबित ना हो जाए हम उस तरह से कह नहीं सकते। और अमेरिका को क्या पड़ी, अपने उसके मसाइल कही हैं कि वो सारे अपने मसाइल छोड़ के तो इधर उसके लिए यही तो मसला है। ये बताइए इमरान साहब, अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर क्या फिर से जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रही होंगी, किसकी वजह से हुई, उसकी वजह से हुई, या फिर हमें नजर आएगा कि अब चीजें आगे फिर ये सुकून से अपने अपनी इलेक्शन की तैयारी करेंगी? देखिए, इलेक्शन की तैयारी तो सब ने शुरू कर दी है। ये लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी का है, ये क्या है? ये इलेक्शन की तैयारी है। बिलावल ने क्यों ये मुतालबा किया था कि इस लॉन्ग मार्च के बाद
तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की जाए, इसलिए कि वो चाहते थे कि वो पूरा अपना एक शो करें। तो ये इलेक्शन की तैयारी है उनकी तरफ से, और अगर ये तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होती है तो फिर अपोजिशन जो है उसके लिए तो दूसरा फिर कोई नहीं रास्ता, उसके लिए तो फिर यही है कि अगला फिर सर, पंजाबी में कहते हैं सिर सुट के नौकरी करो। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब थोड़ा सा वक्त रह गया है और देखना यही है कि क्या इस पर फैसला करती है और जमातें कब लाई जाती है ये तहरीक और उसका क्या नतीजा निकलता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। जो अफसोसनाक वाक़या कल पेशावर में पेश आया था उसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, TTP ने उससे ऐलान लाताल्लुकी का इजहार किया है। तो ये सब क्या है, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कल अफसोसनाक वाक़या पेशावर में पेश आया जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ और ये कोई पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले क्वेटा में भी हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए और उसके बाद से एक अनरेस्ट है और वज़ीर दाखिला ख़ुद इस बात के बारे में कह चुके हैं कि इम्कान है खुदा न खास्ता इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं दहशतगर्दी के। इसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल नहीं की, बल्कि उनकी जानिब से बिल्कुल ऐलान लाताल्लुकी किया गया है। दूसरी जानिब दाइश की जानिब से ये ख़बरें हैं कि उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। लेकिन अब इसमें सवाल यही है कि आखिर वो कौन कौन सी तंजीमें हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त ऑपरेटिव हैं और वो यहाँ पर इतनी क्या अपने पंजे गाड़ चुकी हैं कि वो इस किस्म के बड़े वाक़यात कर सकती हैं। और उसके साथ साथ ये भी कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए अमन अमान को लेकर के, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट शहजाद चौधरी साहब, उनसे खुसूसी तौर पर आज के इस सेगमेंट में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाह रही हूँ मैं कि TTP की तरफ सबका शक था कि शायद उनकी जानिब से अटैक्स हो सकते हैं, टॉक्स भी अब उनसे ख़त्म हो गई हैं, तो सीज़ फायर भी ख़त्म हो गया है, तो शायद अब वो कुछ पाकिस्तान में अनरेस्ट करें। लेकिन अनलाइकली ये दाइश की तरफ से कार्रवाई की गई है। क्या दाइश इतनी पाकिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है कि इस किस्म के अटैक्स वो करने में कामयाब भी हुई और मजीद भी कर सकती है? अच्छा देखिए, हम असल में एक तो यह है कि इसकी तमाम मसाइल की जो जड़ मेरी नज़र में अफगानिस्तान के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। अब उसको लोग वही हैं, कभी वो दाइश की शक्ल में कहीं एक ग्रुप बनाते हैं, कहीं TTP की शक्ल में बनाते हैं, और कहीं आपको कहीं किसी नाराज ग्रुप, उसमें पंजाबी तालिबान का जिक्र आता है, उसमें बलोच ग्रुपों का है। बलोच ग्रुपों की पहचान अपनी अलहदा है, लेकिन ये जो मजहबी बुनियादों पे जो ग्रुपिंग है, ये इनके अंदर लोग, इनके कैडर्स आपस में तब्दील होते रहते हैं। देखिए, अभी कल ही एक खबर थी या 1-2 दिन पहले की, जिसमें एक दाइश का लीडर है जो कि उनके बुनियादी अरकान में शामिल था, वो जाके तहरीक तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ मिल गया। तो इस तरह से आपको वहाँ पे जो कहीं कोई नाराज होता है, कहीं उसको अपनी जगह नहीं मिलती, तो ग्रुप बदलते रहते हैं। लेकिन जब तक ये ग्रुप अवेलेबल हैं अफगानिस्तान में, और जो कि हैं, तहरीक तालिबान है, पाकिस्तान भी है, दाइश का भी वहाँ पे है, उनका जी उनके मौजूद हैं, तो जब तक ये लोग हैं तो ये हायर्ड गन्स के तौर पे अवेलेबल हैं लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई मसला खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी बात, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है, अफगान तालिबान, वो अपने मुल्क और अपनी हदूद के अंदर उस किस्म की रेट एस्टैब्लिश नहीं कर पाए जो कि उनको कर लेनी चाहिए थी अब तक। उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, उनकी तंजीम ऐसी नहीं है, और ना अफवाज का भी कोई ऐसा कोई उनकी एग्जिस्टेंस है जो कि इस तरह काबू कर ले मामलात को, रेट क्रिएट कर सके। तो जब आपको इस किस्म की वहाँ एक डाइल्यूशन नजर आती है रेट की, और एक कमजोरी नजर आती है, तो वो फिर ऐसी ग्रुपों के पनपने की जगह बन जाती है। वो फिर पाकिस्तान में, चाहे वो अब वो बॉर्डर के पास से आके, ये बॉर्डर के पार आके यहाँ पे करें, या बॉर्डर पे हमले करें, या यहाँ पे कुछ लोगों को इस्तेमाल करके हमले करें, वो किसी न किसी शक्ल में नजर आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले हो रहे हैं या इधर, तो इनका तल्लुक आम तौर पर यही समझा जाता है कि ये मजहबी जो ग्रुप जो मजहब के नाम पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान वाला जो मसला है। आपने फरमाया कि ये तालिबान जो है वो उस तरह से रिट नहीं कायम कर पाए, जिसकी वजह से ये ग्रुप अभी तक इस तरह से कार्रवाइयाँ कर पा रहे हैं। लेकिन हम अफगानिस्तान में अगर अमन अमान की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात इस वक्त नहीं हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये बदअमनी क्यों है और क्यों पाकिस्तान को इस वक्त टारगेट करने का मकसद क्या है?
देखिए काबुल में बल्कि अभी कुछ अरसा पहले तक, कुछ हफ्ते पहले तक तो आपको मालूम है कि हर जुमे को काबुल में या उसके इर्द गिर्द या किसी मस्जिद में वाक़यात हो रहे थे, तो दाइश उसमें उसने जिम्मेदारी भी कबूल कर लेती थी। तो जहां तक दाइश का अपना ताल्लुक है, ना सिर्फ कि वो अपना इम्पैक्ट बनाना चाहती है बल्कि वो खास तबके को टारगेट करती है, और वो बिल्कुल हमें जाहिर है, वाज़ेह है, कल जो पाकिस्तान में हुआ, पेशावर में हुआ, उसका भी हमें पता है। तो दाइश की अपनी सोच उस तरीके से है और वो उस रास्ते से अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती है। लेकिन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जाहिर है कि अफगानिस्तान में तो हमले नहीं करेगी, वो तो उनके साथ रहे हैं, वो तकरीबन उनको अपना रहनुमा भी मानते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो तो वहाँ पे ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इसलिए जो आपको उनका माइंड इफेक्ट नजर आता है वो ज्यादा पाकिस्तान में नजर आता है। लेकिन जो सब आप क्या समझते हैं कि अफगान तालिबान जो है उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर वो अपने लिए वहाँ पे उनसे मुज़ाकरत कर सकते हैं तो पाकिस्तान में भी ये यकीनी बनाएं कि उधर से सरहद के पार से कोई कार्रवाई ना हो? देखिए, अफगान तालिबान के साथ मेरी नज़र में पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की हुकूमत अभी तक वाज़ेह तौर पर शफाफ अंदाज में मामलात को हम संभाल नहीं पाए। उसके अंदर बॉर्डर कंट्रोल शामिल है, उसके अंदर हमारे ताल्लुकात का मुस्तकबिल का जो लाएअमल है वो शामिल है। ना अफगान तालिबान खुल के इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके अंदर किसी तरीके से असिस्ट कर सकें। वो तो दुनिया भर से खुद मदद मांगने की पोजीशन के अंदर है और चाहते हैं कि पाकिस्तान ही उनको हर किस्म की मदद प्रोवाइड करता रहे। तो मेरा ख्याल है कि बॉर्डर कंट्रोल सबसे बढ़ के आपको नजर आता है और वो अफगान तालिबान उसमें आपको गलती की तरफ माइल होते नजर आते हैं। बारहा जब हमारी बाढ़ के ऊपर हमले करते हैं, पिकेट्स पे हमले करते हैं और फिर होने देते हैं। तो ये चीजें हैं को कि पाकिस्तान की रियासत इनको डाउन प्ले करती है इन चीजों को, लेकिन ये एक ऐसा एक इरिटेबल या एक तंग करने वाला एक सिचुएशन है जिसमें कि पाकिस्तान ना खुल के अफगान तालिबान के साथ मामलात को मुकम्मल तौर पर हम आहंगी की शक्ल में देख पा रहा है और ना ही अपने, अगर ना ऐसा हो तो फिर उनको उस जुमरे में भी नहीं डालना चाहता जहां पर के ये कहा जाए कि अफगान रियासत का रवैया पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की, यानी वो मुश्किल चल पा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान आप साथ रहिएगा, मैं ज़फ़र हिलाली साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। हिलाली साहब, आप इस बारे में कल भी अपनी राय दे चुके हैं और आपका ख्याल भी यही था कि जो तालिबान है उनके साथ क्लियर कट इस पर जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन चौधरी साहब की भी आपने अभी सारी गुफ्तगू सुनी है कि वो खुद इस पोजीशन में हैं भी नहीं कि वो बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से एड्रेस कर सकें। तो ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? कैसे इन ग्रुप्स के साथ हम निपट सकते हैं? देखिए, सीधी बात ये है कि जैसे इन्होंने फरमाया और सही फरमाया, अफ़गानिस्तान की हुकूमत एक टोले के हाथ में आ गई है जिसका नाम है अफ़गान तालिबान, और जिनको एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट और फंक्शंस और ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इनको तो सिर्फ एक चीज़ पता है कि जो आके हमारे मुल्क के अंदर बैठ गया था उसके खिलाफ लड़ो। वो अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास कुछ है ही नहीं, ना फौज है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये चैप्टर्स हैं, टीटीपी के चैप्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे औरकज़ाई चैप्टर है, बाजौर चैप्टर है। जो पता चला है कि औरकज़ाई और बाजौर चैप्टर्स कि स्प्लिट हो गए टीटीपी के मेन लीडरशिप से और उन्होंने जाके दाइश के साथ मिल गए। अब वो हैं, उनकी एक्सपर्टीज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और वो आके ये मस्जिद पे सुना है कि उन्होंने बॉम्ब किया है। और भी अब एक्सप्लेनेशंस आने लग जाएंगे, मगर जितने भी एक्सप्लेनेशन, जितने भी स्प्लिंटर ग्रुप्स, जो भी हो रहा है अफगानिस्तान पे, उसका नतीजा ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर, जैसे मैंने कहा, एक टोला आ गया है जो एक मॉडर्न स्टेट को कभी चलाया ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है क्या करना। उनको पता है वो अपने वो बंदूक लेके फिरते रहते हैं और पहाड़ों में बड़े अच्छी लड़ाई करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू रन अ स्टेट। ठीक है, अब तो इनके ना ये किसी के साथ फिर दोस्ती करते हैं, नहीं एक ना ये भाई हमारे साथ दोस्ती करें या चलिए आप किसी और मुल्क के साथ जाके दोस्ती करें, कुछ ट्रेनिंग लें, कुछ हासिल करें। आई डोंट नो, बस
इनका एक ही ये है, ठीक तो है। ऐसा चल नहीं सकता है। आप देखेंगे ये ऐसा लेकिन बढ़ते हमारा तो जाएगा, प्रॉब्लम हमारा फिर और ये है उनका ना कि हम distance। हमसाए तो नहीं बदल सकते चौधरी साहब, तो हमें तो अब सरवाइव करना है, तो हम फिर क्या करें, किस तरह इस खत्म, ये तो फिर इस तरह मतलब तो ये हुआ कि एक मुस्तकिल खतरा हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा है जब तक वहां पर ये उनकी गवर्नमेंट है। जी जी। इससे बड़ा खतरा तो आपको पता है कि भारत है, जो कि पिछले 75 साल से खतरा है। तो पाकिस्तान ने सीख लिया ना कि उसके साथ किस तरीके से रहना है एक हमसाए के अंदर। तो अगर आप सिर्फ ये फैसला करें अपने जहन में कि क्या अफगानिस्तान भी, बल्कि एग्जैक्टली उस तरह का ना सही, लेकिन क्या उसी तरह का एक और हमसाया बनने जा रहा है, तो फिर हमें ये तो पता है कि ऐसे हमसाए के साथ अपना दिफा कैसे करना है, अपने मुल्क में अमन कैसे कायम करना है। और अगर आपका दुश्मन सरहदों के पार हो या सरहदों के अंदर आ जाए तो उसका किस तरीके से मुकाबला करना है। तो ये चीजें तो वाज़ेह हैं, सिर्फ फैसला करने की बात है कि अफगान तालिबान इस वक्त क्या पाकिस्तान के हलीफ हैं, Yes. दरमियाने हैं, हरीफ हैं, क्या है। और जब तक वो फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक पाकिस्तानी रियासत के जो एक्शंस हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। तो नाज़ुक दहशतगर्दी के हवाले से आपने सुनी, पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक परेशान कुन बात है कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ये लहर एक सर उठा रही है और इसका एक खदशा मौजूद है, लेकिन हमें अपने सिक्योरिटी इदारों पर भरपूर फ़ख्र भी है और एतमाद भी, वो यकीनी तौर पर पहले भी इनसे निमट चुके हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। और जब हम दिफा मजबूत हाथों की बात करते हैं तो एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि पाकिस्तान अब बिल्कुल माशाल्लाह से करीब है कि पोलियो फ्री स्टेट करार दिया जा सके, क्योंकि पिछले एक साल से माशाल्लाह से पाकिस्तान में कोई भी पोलियो का केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। तो जहाँ हम मुख्तलिफ खबरें अच्छी बुरी डिस्कस करते हैं तो उसमें ये अच्छी खबर डिस्कस करना बड़ी ज़रूरी है। और उसमें यकीनी तौर पर तमाम गवर्नमेंट्स जो थ्रू आउट पोलियो कैंपेन्स को रन करती रही हैं और उसको उन्होंने हमेशा एड्रेस किया है, प्रायोरिटी पे रखा है, उन सब का क्रेडिट है ये। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनमें ये अवेयरनेस दी जाती है कि वो कंटिन्यूसली जो पोलियो ड्रॉप्स हैं, पोलियो वैक्सीनेशन है, वो करवाएं बच्चों की, ताकि इस मूजी मर्ज से बच्चों को महफूज रखा जा सके। इमरान साहब, इस सिलसिले में तो ये बड़ी अच्छी खबर है और हम देखते हैं कि डाटा भी इसको सपोर्ट करता है। समीना, बात ये है कि बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए और यकीनी तौर पे सेहतमंद बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको वैक्सीन के कतरे, ये जो है पोलियो के कतरे और वैक्सीन दी जाए। अब इस हवाले से ना आप याद रखें कि जो बच्चे वैक्सीन ये लेंगे वो पूरी तरह से महफूज रहेंगे, अदरवाइज बच्चे पोलियो से पूरी तरह से महफूज नहीं रह सकते। और इस वैक्सीन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा इम्यूनाइजेशन तोसी प्रोग्राम है EPI, उसमें शामिल जो वैक्सीन बच्चों को दी जाती हैं वो सिर्फ पोलियो से नहीं, 10 मजीद बीमारियों से भी बच्चों को बचा के रखती हैं। यानी अगर आप बच्चों को वो वैक्सीन दे दें तो बच्चे आपके कितनी बीमारियों से महफूज रहेंगे। और फिर सबसे बढ़ के ये कि यहाँ जो ये कहा जाता है कि शायद पता नहीं ये पोलियो के कतरे हलाल हैं या क्या है, ये 100% हलाल है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ये इन तमाम मुल्कों समेत मुस्लिम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये पिलाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं तो आपसे ये अब स्क्रीन पे ये ज़रूर कहूँगा तमाम माओं से कि जनाब 26 फरवरी से 6 मार्च तक जो ये कैंपेन, कल अब आखिरी, हाँ जी आखिरी इसका दिन है जो चल रही है, तो कल आपके पास एक आखिरी दिन है। तमाम बच्चों को आप ये यकीनी बनाएं कि अगर घर घर आके कोई नहीं भी पिला सका तो आप खुद उनको लेके जाएं और अपने बच्चों को पिलाएं, ताकि आप अपने बच्चों को महफूज बना सकें। बिल्कुल जी, इसमें हमारे ही बच्चों का फायदा है और हमारा ही मुस्तकबिल महफूज होगा। इसी मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, हमारा फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह।